हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, इस समय जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 27 तारीख से सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए, ये चुनाव आने वाला है, इसलिए वैकेंसी कराई जा रही है। इसको अपॉर्चुनिटी समझकर आप लोग दिन रात एक कर दीजिए और इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो उसके बाद बहुत आपको पछताना पड़ेगा और आप यही कहेंगे कि अगर तैयारी कर लिया होता तो सही रहता। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग दिन रात एक कर दीजिए और अपनी तैयारी करिए मेहनत से, और आप अपनी एक सीट पक्की करिए। तो दोस्तों, ये इसी के आधार पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य संबंध। संघीय ढांचे में क्या क्या आता है और शासन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमने आपको बताया था। तो उसी का पहले हम रिवीजन करते हैं। जो 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, उसका वीडियो नहीं पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम संघीय ढांचा और केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि संघीय ढांचा, इसमें शासन व्यवस्था क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है शासन व्यवस्था? 2 प्रकार की होती है। एक आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था और एक आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे किन देशों में लागू, जैसे USA है, वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है। ये संघात्मक मतलब होता है कि जिनका संघ हो, जैसे केंद्र और राज्य का संघ बनकर वहाँ पे शासन किया जाता है। अब एकात्मक मतलब मोनो मोनो मीन्स सिंगल, सिर्फ एक लोग ही वहाँ पे शासन करते हैं। तो इंग्लैंड में सिर्फ राजा ही होता है। और संघात्मक यहाँ पे क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब होते हैं, ठीक है। केंद्र राज्यों के बीच संबंध होता है। तो पहले संघात्मक के बारे में बात करते हैं, फिर एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ होती है? जहाँ केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का अस्तित्व हो। जैसे केंद्र सरकार होती है, उनके साथ राज्य सरकार भी हो और राज्य सरकारों का अस्तित्व भी हो, और दोनों के बीच कार्यों का बंटवारा हो। केंद्र का अलग कार्य हो और राज्य का अलग हो। तो इसमें था कार्यों का बंटवारा हो। जैसे एग्जाम्पल दिया था US से। कहाँ की संघात्मक व्यवस्था है? वो आपकी USA से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब एकात्मिक की बात करते हैं, जहाँ संपूर्ण देश की एक ही सरकार हो, जहाँ संपूर्ण देश में एक ही सरकार हो और राज्यों का अस्तित्व ना हो, तो वहाँ पर इंग्लैंड में वहाँ राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही राज्यों को केंद्र और उनके आपस में संबंध है, कोई संबंध नहीं। वहाँ पर राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब बात करते हैं नोट। अब भारत की बात करते हैं। भारत में क्या है? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था। कैसी है संघात्मक शासन व्यवस्था? इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था की केंद्र और राज्यों के बीच मधुर संबंध पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था लागू होती है, शासन व्यवस्था, ठीक। अब बात करके, जैसे भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं क्या हैं? एक संघात्मक विशेषताएं होती है, एक होती है एकात्मक विशेषताएं। तो इंडिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा गला ठीक नहीं, तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो अब बात करेंगे, जैसे इसमें आता संघात्मक शासन व्यवस्था में पहली विशेषता है विषयों का बंटवारा। अब विषयों का बंटवारा कि केंद्र के क्या विषय होंगे और राज्य के क्या विषय होंगे। तो बात करें अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है या कार्यों का बंटवारा है। इसमें अनुसूचियां, 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, जिनमें केंद्र राज्यों के कार्यों का बंटवारे का उल्लेख किया है। जैसे 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। भारत में जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियां जो थी बाद में समय समय पर उनको लागू किया गया या बनाई गई। तो वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। कितनी है? 12। तो हम बात करें 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें केंद्र राज्यों के संबंधों के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? राज्य संघ अनुसूची, ठीक। फिर उसके बाद आती है राज्य सूची, फिर आती है संवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या है? वर्तमान में 100 विषय है, पहले 97 थे, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 62 है। संवर्ती में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 है। तो दोस्तों, संघ सूची में क्या है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती में दोनों बनाती हैं, लेकिन माना किसका जाएगा? केंद्र सरकार का। संघ सरकार का क्या किया जाएगा?
कानून माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया विषयों का बंटवारा, संघात्मक विशेषताएं। दूसरा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें क्या था, जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कार्यपालिका का आंशिक हस्तक्षेप होता है। न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका का आंशिक हस्तक्षेप होता है और इसको हटाने के लिए कार्यपालिका की भूमिका कोई नहीं होती है। न्यायाधीश को हटाने की कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती है, संसद की भूमिका होती है। किसकी होती है? संसद की भूमिका होती है। ठीक है, समझ गए आपको? किसकी भूमिका है? संसद की। किसकी? संसद की भूमिका। अब दूसरी हो गई स्वतंत्र पालिका। तीसरा हमने आपको बताया था, तीसरा एक बताया था स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। उसके आगे हमने बताया था आपको कि संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संविधान को ही सर्वोपरि माना जाता है। जो संविधान में दे रखा है उसी के अनुसार शासन किया जाता है। ये तीसरी व्यवस्था हो गई। तो पहली विषयों का बंटवारा, दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका और तीसरी संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। अब चौथी होती है राज्यसभा का होना। चौथी क्या होता है? राज्यसभा का होना। राज्यसभा जो होती है उच्च सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए चौथी व्यवस्था है राज्यसभा का होना। पांचवा आपका राज्यपाल। पांचवा क्या होता है? राज्यपाल का पद होता है। और छठा होता है अखिल भारतीय सेवाएं। छठी कौन सी होती है? अखिल भारतीय सेवाएं। और सातवीं में आ जाओ अंतर्राज्यीय परिषद। हमने बताया था अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या होता है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के पीएम क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और अन्य सदस्य क्या होता है इसमें? चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, वही अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक, तो इसका अनुच्छेद 263, इसका अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 263 में। अब इसका गठन कैसे हुआ अंतर्राज्यीय परिषद का? सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 से लेकर 1987 में सरकारी आयोग गठन किया गया था। इसी के अनुशंसा पर 28 मई 1990 को इसका गठन हुआ। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किसकी अनुशंसा पर हुआ? तो सरकारी आयोग की अनुशंसा पर हुआ। ठीक, फिर 28 मई 1990 का इसका गठन हो गया था अंतर्राज्यीय परिषद का। अब बात करते हैं, अब तक इसकी 11 बैठकें हो चुकी हैं। किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की 11 बैठकें हो चुकी हैं। और पहली बैठक जो थी 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी पहली बैठक। ठीक, 10 अक्टूबर 1990 को पहली बैठक। अब 11वीं बैठक जो हुई है वो 2016 में हुई। 16 जुलाई 2016 को अंतिम जो 11वीं बैठक हुई वो अंतिम बैठक हुई 2016 में। अब पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। 6 इसमें क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसका जो कोरम होता है, गणपूर्ति संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, अब आर्टिकल 263 की बात करते हैं। इसके कार्य क्या है अंतर्राज्यीय परिषद के? तो इसका कार्य है राज्यों के बीच विवाद निपटारा और सलह करवाना। ठीक, विवादों के बीच अगर राज्यों के बीच विवाद हो जाता है या कोई ऐसा मामला है जिसका निपटारा नहीं, तो उनको विवादों को निपटाना और सलाह देकर उचित निर्णय करना, ये होता है इसका पहला काम। दूसरा काम है राज्य केंद्र के बीच विषयों पर जांच करना। अगर राज्य और केंद्र के बीच कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी जांच करने का कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तीसरा है आपका केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के लिए भी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, और बताया था हमने, तो ये क्लियर हुआ। बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना होता है। और क्षेत्रीय परिषदें जो हमने बताई थी, जो आठवां हमारा बिंदु था, आठवां बिंदु था क्षेत्रीय परिषदें। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। आठवां, सातवां हो गया, आठवां था क्षेत्रीय परिषदें। इसमें क्या था? इसमें था कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक, उसी के अनुसार इसका उल्लेख करने के बाद 5 परिषदें बनाई गई थी 1956 के। तो इसके देश के गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक, ये हो गया था। अब उत्तरी पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1973 में, उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1973 के अनुसार उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए अलग परिषदें बनाई गई थी। अलग परिषदें बनाई गई थी। तो दोस्तों ये तो हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। किसकी? एकात्मक की। ठीक, अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा अखिल भारतीय सेवाएं।
अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत क्या होता है? नियुक्ति। अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें क्या होता है अखिल भारतीय सेवाओं में? अनुच्छेद 309 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा शर्तें संसद द्वारा तय की जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 309 में क्या है ये पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 309 में क्या है? जो अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा शर्तें के अधिकारियों की सेवा शर्तें, ठीक, के अधिकारियों की सेवा। अनुच्छेद 309 में क्या है? जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनकी सेवा शर्तें संसद द्वारा तय की जाएंगी। ठीक, सेवा शर्तें किसके द्वारा? संसद द्वारा तय की जाएंगी। संसद द्वारा तय की जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 309, याद रखना। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आगे अनुच्छेद, अब क्या है? अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 309 हो गया। अनुच्छेद 310 देखिए, ये अनुच्छेद को ऐसे पढ़ाएगा नहीं आपको, ये तो ए पॉइंट हो गया था, ये क्या हो गया? ए। अब बी, अनुच्छेद 310 में क्या आता है? अनुच्छेद 310 के आधार पर अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय सेवाओं के की नियुक्ति कौन करेगा? कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 309 उसकी सेवा शर्तें हैं, कौन करेगा सेवा शर्तें? संसद द्वारा उसको की जाएंगी। और 310 में क्या है? 310 में नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? और 311 भी देख लीजिए, अनुच्छेद 311 सी, अनुच्छेद 311, इसमें क्या है? इसमें यह उल्लेख कर रखा है कि उससे अधीनस्थ अधिकारी से उसको हटाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 311 में लिखिए, किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने वाले से, किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने वाले से अधीनस्थ अधिकारी से हटाया नहीं जा सकता। अधीनस्थ अधिकारी से द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ये हो गया। अब ये तो हो गया दूसरी विशेषता। पहली विशेषता आपको बताई कि विषयों का झुकाव केंद्र की ओर होगा। दूसरी व्यवस्था आपको बताई अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके 309 में क्या है? अखिल भारतीय अधिकारियों की जो सेवा शर्तें वो संसद द्वारा क्या की जाएंगी? तय की जाएंगी। 310 में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 311 में अधिकारियों की, किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने वाले से अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ये हो गया। अब तीसरी हेडिंग डालिए। तीसरी हेडिंग में आएगा राज्यसभा में असमान असमान। राज्यसभा में तीसरी हेडिंग, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। देखिए, कभी कभी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं। तो ये क्या है? इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। एकात्मक शासन व्यवस्था की कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों की राज्यसभा की सीटों का आवंटन समान रूप से नहीं होकर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सीटों का बंटवारा
जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, इसलिए सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। ठीक। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अब इसी का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, राज्यसभा में मंत्रिपरिषद की सलाह पर सलाह पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक, तो ये भी इसमें उल्लेख है। तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो गया। अगला बिंदु लिखिए, एकीकृत न्यायपालिका। चौथा लिखिए, एकीकृत न्यायपालिका। राज्यों का कोई न्यायालय नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर। इसमें क्या, राज्यों का कोई न्यायालय नहीं है, नंबर एक बात। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक, राज्यों का कोई न्यायालय नहीं होता, ध्यान रखिए, राज्यों का न्यायालय नहीं, राज्यों का न्यायालय नहीं होता है। और जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति, इसीलिए कोई न्यायालय नहीं होता, राष्ट्रपति, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, नियुक्ति भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर। तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है राज्यों का कोई न्यायालय नहीं होता, नंबर एक बात। दूसरी बात, उच्च न्यायालय जो होते हैं उसमें न्यायाधीशों की संख्या को लेकर और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, ये हो गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में सेवा शर्तें संसद द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन वेतन भत्ते जो हैं राज्य संचित से दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। क्लियर। अब अगला बिंदु है राज्य के नाम, गठन, सीमा में परिवर्तन। ये हो गया 4। अगली हेडिंग डालिए। तो दोस्तों अब हम उसके शासन व्यवस्था का दूसरा रूप है उसकी बात करें। जैसे हमने बताया था आपको कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने आपको बता दिया था क्या क्या उसमें होना चाहिए, कि न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, राज्यपाल का पद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इन सभी का उल्लेख उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में किया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक विशेषताएं हैं कुछ। तो एकात्मक व्यवस्था में पहला पॉइंट हमारा लिखिए, पहला क्या लिख लीजिए, विषयों का झुकाव केंद्र की ओर। विषयों का झुकाव केंद्र की ओर लिखिए, विषयों का झुकाव केंद्र की ओर। ठीक, जो विषयों का झुकाव है वो राज्यों की तरफ ना होकर किसकी तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। अब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर झुकाव केंद्र की ओर होगा। जैसे पहला लिखिए, संघ सूची में विषय अधिक है, ए लिखिए, संघ सूची में विषय अधिक है, संघ सूची में विषय अधिक है। ठीक, अब विषय अधिक होने के कारण संघ सूची में विषय अधिक हैं तथा सभी महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में हैं, इसकी तुलना में, तथा सभी महत्वपूर्ण विषय किसमें हैं, संघ सूची में हैं। ठीक, सभी महत्वपूर्ण विषय किसमें, संघ सूची में है।
राज्य सूची की अपेक्षा, ठीक। और राज्य सूची के विषयों से आय कम होती है तथा व्यय अधिक होता है, ये याद रखिएगा। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनसे आय कम होती है, व्यय अधिक होता है। व्यय क्या होता है? अधिक होता है, ठीक। आय कम व्यय अधिक होता है राज्य सूची के विषयों में। ये हो गया। तो विषयों का झुकाव होने के कारण क्या है? संघ सूची में विषय अधिक है, नंबर 1। दूसरी बात है सभी महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो संघ सूची में है और राज्य सूची में विषय इसलिए कम है क्योंकि उनमें आय कम होती है और उनका व्यय अधिक होता है, एक। अब दूसरा लिखिए अनुच्छेद 248, ये तो ए हो गया। अब बी लिखिए अनुच्छेद 248 में क्या है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 में क्या है देख लीजिए। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है, अवशिष्ट अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है, विषयों का उल्लेख है, ठीक है। किसका है? अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है। अब अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? अवशिष्ट विषय वो होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है। इन अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बनाती है, ठीक है। अवशिष्ट विषयों का उल्लेख है अनुच्छेद 248 में और इन पर संसद कानून बनाती है, ठीक, कानून बनाती है। तथा तीनों अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, इन सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं होता है उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए संसद कानून बनाती है जिन अनुसूचियों का, आगे लिख लीजिए, तीनों अनुसूचियों में नहीं हो ऐसे विषय जिनका उल्लेख, ऐसे विषय जिनका उल्लेख, ऐसा विषय जिनका उल्लेख तीनों अनुसूचियों में ना हो, तीनों अनुसूचियों में ना हो, ठीक। ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों अनुसूचियों में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में उल्लेख नहीं है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं। अब अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। किसको होता है? संसद को प्राप्त होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसको? संसद कानून बनाती है। ये तो हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे में क्या है? अनुच्छेद 249, सी देख लीजिए, सी अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या है? कोई भी अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, लिख लीजिए, कोई भी अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का अगर विषय होता है, कोई भी राष्ट्रीय विषय का महत्व होता है तो उसमें, कोई भी अगर राष्ट्रीय विषय का महत्व होता है, राज्य सूची का कोई विषय, लिख लीजिए अनुच्छेद 200, राज्य सूची का कोई विषय, कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का होता है, राष्ट्रीय महत्व का होता है, कोई भी राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होता है तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के, तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के, मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से उस विषय पर विधि बनाने हेतु प्रस्ताव रखती है। बहुमत से विधि बनाने का
प्रस्ताव रखती है। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 249 में क्या है, कोई भी अगर राज्य सूची का ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हो तो राज्यसभा उपस्थिति में मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से उस विषय पर विधि बनाने का काम करती है या प्रस्ताव रखती है। ये तो हो गया सी। अब डी की बात करते हैं। डी में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। डी में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, क्लियर, लिखिए डी। डी लिखिए, अनुच्छेद 250 में, अनुच्छेद 250 में, अनुच्छेद 250 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर उल्लेख है कि अनुच्छेद 352 के आपातकाल के कि अनुच्छेद 352 के लग जाने पर, जिसमें क्या है आपातकाल का लग जाने पर, उल्लेख है कि अनुच्छेद 352 के लग जाने पर, 352 में आपातकाल है, लग जाने पर राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, संसद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संसद को प्राप्त हो जाता है, संसद को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अनुच्छेद 352 के आधार पर, तो उसमें अगर कोई राज्य सूची का विषय है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, संसद को। किसको हो जाता है, संसद को। अगला लिखिए, अनुच्छेद 251 में क्या है, ई। अनुच्छेद 251 में, अनुच्छेद 251 में क्या है, 51 में यह बता रखा है, यदि दोनों के बीच टकराव, कानून बनाने में टकराव हो जाता है तो, ठीक, अगर ई में क्या है, अनुच्छेद 251 यहाँ उल्लेखित है, अनुच्छेद 249 और 50 के तहत बनाई गई विधि का टकराव यदि राज्य की विधि के साथ होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, अनुच्छेद 249 और 50 में जो कानून बनाए जाते हैं उसका टकराव राज्य के द्वारा बनाई गई विधि के साथ होता है, राज्य द्वारा बनाई गई विधि से होता है, तो किसका मान्य होगा, तो संसद का ही मान्य होगा। टकराव होता है तो संसदीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी, तो संसदीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, क्लियर। अनुच्छेद ई पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 251 में यदि दोनों के बीच मतलब अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत जो कानून बनाया जाता है, अगर उनमें टकराव होता है राज्य के द्वारा बनाएगी विधि के अनुरूप, अगर टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में संसदीय विधि को ही प्राथमिकता दी जाएगी। किसको दी जाएगी, संसदीय विधि को। अब एफ लिख लीजिए, एफ में क्या है, अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल संसद से निवेदन करें, ठीक, दो या दो से, अनुच्छेद 252 क्या है, दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल संसद से निवेदन करें, क्या निवेदन करें, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकते हैं, ठीक। यदि ये निवेदन करते हैं कि राज्य सूची पर विधि बना दीजिए, तो राज्य सूची पर विधि बना सकते हैं, ठीक। कौन, संसद। अगर दो या दो से अधिक विधानमंडल जो हैं वो संसद से निवेदन करते हैं राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए, तो संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्लियर। एफ के बाद जी देखिए, जी, एफ के बाद जी देखिए, अनुच्छेद 253 में यह उल्लेखित है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार कर दिए जाने के पश्चात, अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में यह उल्लेखित है कि क्या उल्लेखित है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार कर दिए जाने के पश्चात, राज्य सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार, अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार कर दिए जाने के पश्चात संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। करार अगर होता तो संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक, संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 253 में क्या है, यह उल्लेखित है कि राज्य के ऐसा विषय जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार हो जाता है, तो संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हमने आपको बताया, ठीक। तो थोड़ा रिवीजन करिए, इसके बाद अगला देखिए। ये तो समझ गया आपको, विषयों का झुकाव केंद्र की ओर होता है, ठीक, ये बात हो गई। फिर इसमें क्या है, अब केंद्र की ओर क्यों होता है, क्योंकि राज्य वाले जो विषय होते हैं राज्य सूची के, उनमें आय कम होती है, क्या, आय कम होती है और व्यय अधिक होता है, और व्यय अधिक होता है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर संघीय सूची में विषय अधिक हैं और विषयों का झुकाव केंद्र सरकार की ओर होता है। दूसरा है अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, और उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची का कोई अगर विषय है तो उसके क्या करती है राज्यसभा, राष्ट्रीय महत्व, तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने के 2/3 बहुमत से विधि बना सकती है, ठीक। ये याद रखना, कितने से, 2/3 से विधि बनाने का प्रस्ताव रखती है, ठीक, और विधि बनती है। फिर इसके बाद डी देखिए, अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 252 में क्या कह रखा है, उल्लेख है अनुच्छेद 252 में, इसमें यह बताया है कि उल्लेख 352 में अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, अनुच्छेद 352 में अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर शक्ति प्राप्त हो जाती है संसद को कानून बनाने की। तीसरा आ जाइए ई, अनुच्छेद 251 में क्या उल्लेख है, यदि दोनों के बीच, अनुच्छेद 249 और 50 के बीच जब कानून बनाते हैं कोई यदि टकराव होता है तो उसमें संसद क्या है, तो उसमें राज्य द्वारा बनाई गई विधि से होता है तो संसदीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे दोनों कानून बनाएंगे राज्य सूची और संवर्ती सूची में, तो वहाँ पर अगर टकराव होता है तो वहाँ पर संघ सूची या मतलब केंद्र सरकार के ही विषय को मान्यता दी जाएगी या संसदीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। एफ क्या है, अनुच्छेद 252 में दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल से
निवेदन करते हैं कानून बनाएंगे तो संसद इस पे कानून बना सकती है। ठीक, जी क्या है, अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में यह उल्लेख है कि राज्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि करार या विधि हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार होता है तो संसद को विधि बनाने का अधिकार या शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, राज्य के नाम, गठन तथा सीमा में परिवर्तन, ठीक, क्या है, राज्य के नाम, गठन तथा सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में ये इस प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संबंधित राज्य विधानमंडल से इस संदर्भ में राय ली जाती है। राय मानना या नहीं मानना संसद पर निर्धारित करता है। ठीक, राज्यपाल के पद का होना, छठी लिखिए, राज्यपाल के पद का होना, राज्यपाल के पद का होना, एकात्मक विशेषताएं चल रही हैं। ठीक, ये हो गया। अगला है अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हेतु भेज सकता है, अनुच्छेद 200 में है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए 7वीं एकल नागरिकता, ये है एकात्मक विशेषता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब समझ रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अर्थात भारत में एकल नागरिकता। देखिए, भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती वहाँ के नागरिकों में, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक नागरिकता होती है। ठीक, तो एकल नागरिकता इसीलिए कहा गया है। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के संदर्भ में संसद विधि बना सकती है। ठीक, अब आ जाइए, अगला है आपातकालीन प्रावधान, 8वां आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ठीक, आपातकालीन प्रावधान में क्या है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात शासन काल द्वारा केंद्रीकृत हो जाता है। 352 जैसे लगेगा तो जितना राज्य का है वो सब केंद्र के अधीन काम करने लगता है। ठीक, अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर क्या होगा, संसद राज्य सूची के विषय पर विधि संसद बना सकती है। अनुच्छेद 353 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल में संघ की कार्यकाल संबंधी शक्तियों का विस्तार राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों तक हो जाता है। 356 के राष्ट्रपति शासन लग जाने पर राज्य सूची के विषय पर संसद विधि बनाती है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपातकाल लगता है तो जितना भी राज्य स्तर का जो काम होता है, चाहे विधि बनाने का चाहे और कोई काम हो, तो वो संसद करने लगती है। 352, 356, 360 ये आपातकालीन आपकी क्या हो गई, प्रावधान हो गया। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, 9वां है राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। ठीक, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। 280 के तहत वित्त आयोग होगा, इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त से संबंधित वित्त आयोग होगा, एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमसे गलत भी हुआ था, ठीक। व्यवहार में यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, इस संदर्भ में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती, क्लियर समझ लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 275 में उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर राज्यों की सहायता अनुदान देगी। ठीक, ये हो गया राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। ठीक, अगला बिंदु है केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने हेतु समितियां व आयोग। 10वीं हेडिंग डालिए, केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने हेतु समितियां बनाई गई, आयोग गठित किए गए, समितियां हो गई, आयोग हो गए। ठीक, तो पहला है प्रशासनिक सुधार, इसके अंतर्गत लिख लीजिए फर्स्ट
प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग पहला है। इस आयोग में क्या हुआ था, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी और राज्यपाल पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति होगा, यह बताया गया था इसमें कि जो राज्यपाल के पद पर होगा वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात हमने क्या बताई कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होगी इसी प्रशासनिक आधार के अंतर्गत। राजमन्नार आयोग एक बार आया था, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त की जाए इन्होंने कहा था। फिर दूसरा था राजमन्नार आयोग, दूसरा था राजमन्नार आयोग, इसमें इन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है उन्हें समाप्त कर दिया जाए, ये बताया था। तीसरा था आनंदपुर साहेब प्रस्ताव, ये बताया था। फिर पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र था, फिर भगवान सहाय समिति थी, अब सरकारिया आयोग भी था। क्या था, सरकारिया आयोग, अब पुंछी आयोग। ठीक, तो सरकारिया आयोग कब गठित हुआ था, ये खाली हेडिंग डाल दीजिए, सरकारिया आयोग 1983। कभी कभी पूछ लेता गठन कब हुआ था, लिखिए 1983। ठीक, क्या लिखिए 1983 से 87 लिखिए, केंद्र राज्यों के संबंध को मधुर बनाने के लिए। ठीक, अगला चौथा लिखिए, सरकारी आयोग हो गया। चौथा देखिए पुंछी आयोग, इसका गठन कब हुआ था, इसके सन लिख ले, सन पूछ लेता कभी। पुंछी आयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन 2007 में किया गया था। ठीक, 2007 में डॉक्टर मदन मोहन पुंछी 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार में। ठीक, इसमें क्या था, राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ये बताया था इन्होंने। राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 3 महीने होना चाहिए, ये बताया था। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय चुनाव पूर्व गठबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सही बात है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम हो, जिसे पीएम अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, संबंधित अन्य सदस्य हों। अब अंतिम था संविधान समीक्षा आयोग, 10 के बाद 11 देखिए, संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। ठीक, ये क्या था, संविधान समीक्षा आयोग। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था 2000-2002। ठीक, 2000-2002 में इसका गठन हुआ था। इसमें क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में वर्ष 2002 में गठन हुआ। इसकी सिफारिशें निम्न हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने पर जब तक संसद अनुमोदन नहीं देती तब तक विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद की सुनवाई है 3 न्यायाधीशों का आयोग करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक, यह बताया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में बात की है। और आज ये यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो हमारा लोकल बॉडीज या स्थानीय स्वशासन है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगा जो उत्तर प्रदेश भर्ती है उसके संबंध में। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।